Hello everyone, welcome back to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and today we are starting with the Economy Important Topic Series Part 1. तो हमारी इंडियन इकोनॉमी का बैच अभी हाल ही में कंक्लूड हुआ था। तो उस बैच के बाद काफ़ी बच्चों के कुछ कुछ डाउट्स रह गए थे जो हम सेपरेट इन लेक्चर्स के थ्रू केटर करेंगे। Complete entire Indian economy batch was done, was taken by me on an academy, a separate batch under my own brand name Arpita Sharma classes. And after the batch there were some doubts which we are going to cater to through this lecture. Plus these are some very important topics that you must also understand and study from the perspective of prelims में इन क्वेश्चंस के ऊपर ना काफ़ी डाउट्स काफ़ी इन टॉपिक्स के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। तो इसीलिए आज हम इन टॉपिक्स को होलिस्टिकली कवर करेंगे इन दीज लेक्चर सीरीज। दिस इज़ द पार्ट 1, ये पार्ट 1 है। तो ऐसे ही कुछ पार्ट्स में हम अपने टॉपिक्स को, इंपॉर्टेंट इंडियन इकोनॉमी टॉपिक्स को प्रीलिम्स के लिए कंप्लीट करेंगे। आई होप यू वुड बी टेकिंग डाउन नोट्स एंड आई वुड मेक श्योर कि आई एक्सप्लेन थिंग्स इन द मोस्ट कॉन्क्रीट एंड ईजी वे मैनर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बिफोर वी स्टार्ट आवर क्लास, हियर इज अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू। आप लोगों के लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले। देखो, अनअकैडमी पर यू डोंट हैव टू टेक सेपरेट सब्सक्रिप्शन टू इनरोल इन माई बैचेस बिकॉज मेरे बैचेस सेपरेटली लॉन्च हो रहे हैं। द प्लेटफॉर्म दैट आई एम यूजिंग इज अनअकैडमी, बट दीज आर अर्पिता शर्मा क्लासेस लेक्चर्स ओनली। एंड दिस बैच दैट आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम 17th April on अनअकैडमी इज ऑन संकल्प रिवीजन ऑन आर्ट एंड कल्चर बैच फॉर प्रीलिम्स 23 and 24। तो अगर आप 2023 या 24 की तैयारी कर रहे हैं प्रीलिम्स की, तो इस बैच में आप इनरोल कर सकते हैं। इट इज़ जस्ट फॉर ₹199, सिर्फ 199 का बैच है, ओवर विच यू विल गेट 10% डिस्काउंट इफ़ यू यूज़ दिस कोड अर्पिता10। तो ये कोड यूज़ करके आपको इसके ऊपर भी 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। प्लस ये जो बैच है ये आपका 6 days का बैच रहेगा, वेयर इन वील बी कंप्लीटिंग इंटायर आर्ट एंड कल्चर इंक्लूडिंग एंशिएंट एंड मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के स्निपेट्स बेस्ड ऑन आर्ट एंड कल्चर। बिकॉज आपको पता है कि एंशिएंट मिडिवल इंडियन हिस्ट्री से ही आर्ट एंड कल्चर निकल कर आया है। दैट इज़ वाई वी नीड टू कवर सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एंशिएंट एंड मिडिवल इंडियन हिस्ट्री ऑल्सो टू कवर आर्ट एंड कल्चर। तो प्रीलिम्स के 5 साल के क्वेश्चन पेपर पिछले वो हम डिस्कस करेंगे। हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक्स को कवर करेंगे आर्ट एंड कल्चर में। और ये पूरा जो लेक्चर होगा ये माइंड मैप फॉर्मेट में होगा, ताकि आप एग्जाम से पहले माइंड मैप्स को देखकर फटाफट से रिवीजन कंप्लीट कर सको। 6 दिन का लेक्चर है। इस लेक्चर के बाद आपको आर्ट एंड कल्चर की सेपरेटली कहीं से कुछ पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो बैच होगा प्रीलिम्स के लिए वो काफ़ी होगा आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से। एंड दी एक्सप्लेनेशन वुड बी बाइलिंगुअल, जैसे कि हमारे यूट्यूब चैनल पे भी रहता है। एंड कंटेंट ऑफ द क्लास, दैट इज द माइंड मैप्स, एवरीथिंग विल बी इन इंग्लिश। इनरोलमेंट्स आर गोइंग टू एंड टुमारो। कल हमारे इनरोलमेंट्स खत्म हो जाएंगे, 16 April से बैच स्टार्ट है इसीलिए। सो इफ यू विश यू कैन इनरोल टुडे। द लिंक इज गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इन द चैट सेक्शन ऑल्सो। सो यू कैन क्लिक ऑन द लिंक, गो थ्रू द फीचर्स ऑफ द बैच एंड इनरोल। प्राइस सिर्फ ₹199 है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेट्स गेट स्टार्टेड। डाउट क्लियरिंग सेशन में हमारे ये 14 टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स हैं, बट आज हम यहाँ पर इस क्लास के अंदर ना वी आर गोइंग टू कवर टिल टॉपिक नंबर 6। आज हम 6th टॉपिक तक ही कवर करेंगे। देन इन पार्ट 2 लेटर ऑन हम बाकी 6 टॉपिक्स कवर करेंगे, उसके बाद ऐसे बढ़ते जाएंगे। सो विद इन 4 लेक्चर सीरीज द डाउट्स विल बी कवर्ड। So first doubt that I'm starting with is demand pull inflation. However, in our economy batch we covered inflation का topic, cost push, demand pull सब हमने पढ़ा था। But still students who could not attend the lecture or they missed the lecture या फिर attentive नहीं थे, तो उनको थोड़े से doubt demand pull inflation इन topics में आ रहे थे। तो I thought क्यों ना अच्छे से example के थ्रू हम इन topics को cover करें ताकि कोई doubt ही ना रह जाए आप लोगों का। So we are starting with demand pull inflation today. Before we start, here's another important announcement. देखिए, ओसवाल बुक्स एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है जो कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स की काफ़ी मदद कर रही है। तो भी आने वाले एग्जाम के लिए ओसवाल बुक्स ने 28 years यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर्स अलॉन्ग विद सॉल्यूशंस टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज कवर किए हैं इस बुक के थ्रू। इट्स एन इंग्लिश मीडियम बुक। नाउ इसमें बेस्ट बात पता है क्या है? द बेस्ट थिंग अबाउट दिस बुक इज बिकॉज सी दिस इज द पिक्चर ऑफ माई स्टडी टेबल। आई एम कीपिंग दिस बुक फॉर मेकिंग लेक्चर्स, फॉर मेकिंग क्लासेस एंड फॉर मेकिंग श्योर कि आपको इंटर रिलेटेबिलिटी टॉपिक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पता चल जाए। क्वेश्चन आर गेटिंग रिपीटेड, हर साल क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसी किताब है जो आपको यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम मास्टर करने में हेल्प करेगी। बिकॉज हियर सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन आर सेग्रीगेटेड, तो आपको अलग से सब्जेक्ट वाइज ढूंढने की जरूरत नहीं है। इवन इन सब्जेक्ट डिफरेंट टॉपिक्स आर सेग्रीगेटेड। फॉर एग्जाम्पल, यू आर स्टडिंग हिस्ट्री, यू आर सॉल्विंग हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर्स विद सोल्यूशंस।
तो इधर क्या होगा, इन हिस्ट्री एंशंट, मिडिवल एंड मॉडर्न एंड वर्ल्ड हिस्ट्री विल बी डिवाइडेड। एंशंट के अंदर you will get questions from Indus Valley civilization, Vedic civilization, Mauryan empire etc. ऐसी मिडिवल में सेग्रीगेशन है। तो मतलब टॉप सब्जेक्ट में भी, टॉपिक में भी टाइटल का सेग्रीगेशन है। तो इससे आपकी बहुत कंसोलिडेटेड और स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ाई हो जाएगी। प्लस सी सैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड हेयर। एंड आपको पता है अब आपकी सी सैट की तैयारी आपको शुरू करनी है। तो पिछले 10-15 साल के क्वेश्चन पेपर तो आपके पेपर 1 के लिए और पिछले 5-6 साल के क्वेश्चन पेपर सी सैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसीलिए दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक इफ यू वांट टू गेट होल्ड ऑन दिस बुक, बिकॉज प्रीलिम से पहले यू हैव टू रिवाइज PYQs एटलीस्ट वंस। तो यू कैन डाउनलोड, you can click on the link which is given below in the description box and get your hands on this book. आप परचेज कर सकते हैं बुक, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक्स मैंने दिए हुए हैं। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले आज बात करते हैं हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन की। व्हेन वी टॉक अबाउट डिमांड पुल, देखो इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन मीन्स प्राइस राइज। इसका मतलब तो प्राइस राइज होता है। प्राइस राइज कैन बी बिकॉज ऑफ टू रीजन्स। फर्स्ट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन, सेकेंड इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसमें पुश है, इसमें पुल है। ठीक है, डिमांड पुल दैट मीन्स डिमांड की वजह से प्राइसेस पुल हो रहे हैं ऊपर। ठीक है, कॉस्ट पुश, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स की वजह से प्राइसेस पुश हो रहे हैं ऊपर। ठीक है, तो ये हो गए दो तरीके के इन्फ्लेशन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इट हैपन्स व्हेन देयर इज टू मच डिमांड। डिमांड पुल है ना, तब जब टू मच डिमांड होती है। अब कैसे होती है, आपको थोड़ा सा ना ये कॉमन सेंस बेस्ड टॉपिक है। तो अगर आपने क्लास में रट्टा लगाने की कोशिश की होगी या रटने के पर्सपेक्टिव से समझा होगा तभी आपको डाउट आया होगा। तो इसलिए यहाँ पर फिर से हम एग्जाम्पल के थ्रू कॉन्सेप्चुअली समझने वाले हैं। तो इस बार सारा जो कुछ पढ़ा था उसे साइड में रखो और बिल्कुल दिमाग खोलकर कॉमन सेंस यूज करके हमको इसको समझना है। ठीक है, डिमांड पुल यानी कि बहुत सारी डिमांड है। लेट्स से दिस इज अ पेन। ठीक है, वेरी गुड पेन। एग्जाम टाइम आ रहा है। ठीक है, एग्जाम टाइम्स आर कमिंग, पूरे कंट्री वाइड काफ़ी एग्जाम्स हो रहे हैं। इस पर्टिकुलर पेन की डिमांड बढ़ गई है। दिस पर्टिकुलर पेन्स डिमांड हैज़ इंक्रीज्ड ड्यूरिंग फ्यू मंथ्स। ओके, when demand is increased, एकदम से when all of a sudden when demands shoots up, एकदम से shoot up करती है, the sellers are not ready, they have a limited stock। मतलब स्टॉक तो समझ लो उनके पास 200 पेन का रखा हुआ था और डिमांड आ गई यहाँ पर 1200 बच्चों की कि भाई हमको तो यही पेन चाहिए। तो द सेलर विल टेक टाइम ना टू अप्रोच द होल सेलर एंड देन टू गेट द स्टॉक बैक, राइट। उसको टाइम लगेगा। तब तक क्या होगा, जो उसके पास लिमिटेड पेन है उसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सेलर वुड इंक्रीज द प्राइस बिकॉज यू नीड दिस पेन। आपको चाहिए ही चाहिए, आप यही पेन लोगे, चाहे आप उसके लिए 100 की जगह 200 रुपये पे करो, बट आपको पेन तो यही चाहिए। तो द होल सेलर और द मैन्युफैक्चरर, बिकॉज द डिमांड्स आर इंक्रीजिंग वे टू मच एंड दे नीड टाइम टू प्रिपेयर इट, सो ऑलरेडी वॉट एवर स्टॉक दे हैव दे विल इंक्रीज द प्राइस। वो प्राइस इंक्रीज कर देंगे, है ना। और आपको पता है ना, जब जल्दी से जल्दी कोई चीज़ चाहिए होती है तो सामने वाला प्राइस बढ़ा देता है कि अगर आपको 2 दिन के अंदर ये चीज़ चाहिए तो प्राइस ये रहेगा, और अगर आपको जल्दी नहीं है तो आराम से 1 हफ्ता वेट करो, प्राइस नॉर्मल रहेगा। यही होता है ना। सो दिस पर्टिकुलर डिमांड विच हैज़ इंक्रीज्ड ऑल ऑफ अ सडन, इट हैज़ शूटेड अप द प्राइस ऑफ दिस पेन एंड दैट इज वाई दिस लीड्स टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इज प्राइस राइज ओनली, इसलिए इन्फ्लेशन आ जाएगा। दैट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इतना ईजी कॉन्सेप्ट था, इसमें कोई तिगड़मबाजी नहीं है। ठीक है, सो व्हेन सप्लाई कैन नॉट मीट ग्रोइंग डिमांड, then the price for goods and services, they are pulled higher, and that is why it is named demand pull inflation. Now what exactly is cost push inflation? cost push भी होता है, cost pull भी होता है। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। so when we talk about cost push inflation, it is a type of inflation which is caused by a growth in cost of production। ये तो हो गया डिमांड ऑफ गुड बढ़ गई है तो इन्फ्लेशन हुआ। कॉस्ट पुश में क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। दैट मीन्स व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग अ पेन, द इंग्रेडिएंट्स विच आर यूज्ड इन मेकिंग दिस पेन, प्लास्टिक चाहिए होगा, इंक चाहिए होगी, जो भी बनाने के लिए इस पेन को कॉस्ट प्रोडक्शन में मटेरियल चाहिए होगा। जब उन मटेरियल्स का इंडिविजुअली प्राइस बढ़ जाए, दैट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। फॉर एग्जांपल, यू आर मेकिंग अ ब्रेड एंड फॉर मेकिंग अ ब्रेड शुगर चाहिए, यू नीड मैदा, यू नीड वीट, राइट। ये सारी चीज़ें चाहिए। नाउ इंडिविजुअली शुगर, वीट एंड मैदा का प्राइस बढ़ गया है,
सो टू कॉम्पनसेट फॉर द इंक्रीज इन प्राइस द मैन्युफैक्चरर विल इंक्रीज द टोटल प्राइस ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट ऑल्सो, है ना। जब आपको देखो शुगर, मैदा, वीट चीज़ें ये इकट्ठे करने में पैसा ज़्यादा लग रहा है, तो आप फाइनल जो प्रोडक्ट बनाओगे उसका प्राइस बढ़ा दोगे, है ना, ताकि इन सब चीज़ की वैल्यू आपकी निकल जाए, आपको कॉम्पनसेशन मिल जाए इसका, है ना। तो दैट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन या कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन. दिस इज अ सप्लाई साइड इन्फ्लेशन बिकॉज देन फाइनली ब्रेड इज सप्लाइड इन टू द मार्केट. This is a supply side inflation. तो cost push inflation is a supply side inflation. Demand pull inflation is based on the aggregate demand. ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आ गया. इजी कॉन्सेप्ट था, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं थी इसके अंदर. आई होप यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं. ठीक है, अच्छे से एसिमिलेट कर लो दिमाग में. ओके, नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट, एक और इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है. लेट अस अंडरस्टैंड द रीजंस बिहाइंड द डिमांड पुल इन्फ्लेशन. देखो, हमको पता है कि ये जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, दिस इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन. दिस डिमांड पुल इन्फ्लेशन बेसिकली अकर्स, राइट इट डाउन, जल्दी से लिखना शुरू कर दो, अकर्स ड्यू टू एन इंक्रीज इन aggregate demand, increase in aggregate demand in the economy. And we have studied that the cost push inflation, cost push भी बोल सकते हो, you can call it cost pull also. Okay, cost pull, it occurs when there is rise in price of raw materials or higher taxes etc. That is cost push inflation. Now let us understand the reasons or the causes of demand pull inflation. इसके causes समझ लेते हैं. ठीक है, फर्स्ट कैन बी दी डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी. जब रुपी की वैल्यू घटने लगती है तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है. ठीक है, एंड वी हैव स्टडीड डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी अ लॉट ऑफ टाइम्स इन आवर बैचेस. देन व्हेन देयर इज लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा है, दैट इज वन ऑफ द कॉज, ठीक है, ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन. एंड ड्यू टू फिस्कल स्टिमुलस ऑल्सो, फिस्कल स्टिमुलस की वजह से भी डिमांड फुल इन्फ्लेशन होता है. नाउ फिस्कल स्टिमुलस विल इंक्लूड इंक्रीज गवर्नमेंट कंजम्पशन. ठीक है, और यू कैन राइट लोअरिंग ऑफ टैक्सेस. बिकॉज ऑफ दैट फिस्कल स्टिमुलस होता है. देखो, टैक्स लो हो रहे हैं, दैट मीन्स आपके पास पैसा ज़्यादा बच रहा है, वरना तो आप पैसा टैक्स में दोगे ना. तो ज़्यादा पैसा बच रहा है तो आप चीज़ों को डिमांड भी ज़्यादा करोगे, और ज़्यादा डिमांड करोगे चीज़ों की तो क्या होगा, ऑब्वियसली डिमांड ज़्यादा करोगे तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा. सिमिलरली अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा है, ज़्यादा लोगों के पास जॉब्स हैं. व्हेन पीपल हैव मोर जॉब्स दे विल हैव मोर मनी इन देयर हैंड्स. ओके, तो दैट विल ऑल्सो रिजल्ट इन टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन. डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी की वैल्यू ना, अर्लियर 100 रुपीज़ में यू यूज टू गेट ओनली 1 kg ग्रेप्स. ओके, नाउ इन द सेम 100 रुपीज़ यू कैन गेट 3 kg ग्रेप्स. तो ये आपका जो रुपये की वैल्यू है दैट इज डेप्रिशिएटिंग. ठीक है, अब उसी 100 में आप ज़्यादा ग्रेप्स ले सकते हो, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, बट अगेन यू कैन टेक मोर ग्रेप्स यूजिंग दैट सेम 100 रुपी. तो यू कैन स्पेंड दिस 100 रुपी ऑन टेकिंग मोर एंड मोर ग्रेप्स की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन. समझ आ रही है बात. सो this fiscal stimulus is also known as expansionary policy. Write it down. It is also known as expansionary policy when government wants to expand the economy. Okay, so more economic activity, for example lowering the interest rates so that more people can take loan, more money with the public. So expansionary policies also leads to demand pull inflation. ठीक है, ये point clear हो गया. Higher purchasing power means it means when you have more money in your hands. जब आपके हाथ में जो पैसा उससे आप ज़्यादा चीज़ें ले सकते हो. when whatever money you have you can purchase more goods through that. That is increasing purchasing power of money. When consumers feel confident that they can spend more, they can take on more debt. ज़्यादा आप लोन ले सकते हो क्योंकि चुकाने की आपकी हिम्मत है, तो उसका मतलब परचेजिंग पावर आपके पैसे की बढ़ रही है. And rising interest rates also leads to demand pull inflation. How? Because it will decrease the money supply in the economy. This may result in credit crunch in the economy. So it will become costlier to borrow money in economy and it can leads to decreased money supply. So यहाँ पर ये जो reasons है, ये reasons आपके are you can say the adverse causes of demand pull inflation. देखो मैं फिर से समझाती हूँ. ये जो फर्स्ट 3 रीजंस थे इससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है. ये जो रीजंस है इससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं होता. ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है. सॉरी, इस वाले रीजन को एक्सक्लूड करके, इंटरेस्ट रेट्स वाला, सिर्फ इंटरेस्ट रेट्स वाला.
ये वाला जो रीज़न है, इससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं होता. द डिमांड पुल इन्फ्लेशन विल नॉट अकर बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स. बिकॉज इंक्रीज व्हेन इंटरेस्ट रेट्स आर इंक्रीजिंग यू विल नॉट गो फॉर टेकिंग लोन्स. ज़्यादा इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल रहा है, आप नहीं लोगे उसको जाकर, है ना. आप नहीं लोगे तो क्रेडिट क्रंच होगा सोसाइटी में. क्रेडिट क्रंच होगा तो आपके पास पैसे कम ही रहेंगे. कम रहेंगे पैसे तो आप ज़्यादा खर्चा नहीं करोगे, ज़्यादा डिमांड नहीं करोगे. सो इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीजिंग इज नॉट द रीज़न फॉर डिमांड पुल इन्फ्लेशन. अदर देन दैट, ये जो ऊपर के 4 रीज़न मैंने आपको बताए हैं, दीज आर द रीजन्स फॉर डिमांड पुल इन्फ्लेशन. ओके, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया. देर इज अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. फर्स्ट इज इंटरेस्ट रेट्स. आई जस्ट इरेज दिस, गिव मी अ सेकेंड. हाँ, अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट समझाती हूँ. रीजन्स which do not cause डिमांड पुल इन्फ्लेशन. ठीक है, अब कौन से रीज़न है जिससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं होता. फर्स्ट आई टोल्ड यू, इंक्रीज इंटरेस्ट रेट्स. if you are going to take loan in the market and the loan is at higher interest rate, you will not take that loan. Okay, when you are not going to take that loan, that means you have credit crunch. आपको लोन की ज़रूरत थी बट आप नहीं ले रहे हो क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, तो आपके पास पैसों की थोड़ी सी कमी रहेगी, तंगी रहेगी, तो आप डिमांड नहीं करोगे. पैसे ज़्यादा होता है तभी डिमांड बढ़ता है लोगों का, और डिमांड नहीं करोगे तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं होगा. सेकेंड इज, राइट इट डाउन, इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस. Now this is a very important concept. It has been asked in PYQ also. ये ध्यान से समझना, ठीक है. Now inflation indexing wages, that means we know that wages, whatever salary you get ना, जब आप जॉब करते हो आपको जो wages मिलते हैं, wages in the economy, it is linked to inflation. Inflation के हिसाब से adjust करके आपको salary मिलती है. Okay, which means wages, इस लाइन का मतलब क्या है, what is the meaning of this line? I'll just draw this with another ink. Yes, it means, write it down, wages moves as inflation changes. अगर आप जॉब करते हो तो आपने ये नोटिस किया होगा. इफ़ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, यू मस्ट हैव नोटिस्ड दिस, दैट वेजेस विल इंक्रीज और डिक्रीज एज पर द इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी. ओके, अगर इन्फ्लेशन है तो वेजेस भी बढ़ा कर दी जाएंगी, क्योंकि यू नो द डे टू डे खर्चा, एक्सपेंसेस दैट यू आर इंकरिंग, दैट आर ऑल्सो इंक्रीजिंग. सो अकॉर्डिंगली योर वेजेस विल बी एडजस्टेड सो दैट यू कैन अफोर्ड थिंग्स. ओके, now such indexing is provided. Why this indexing is provided? Why wages are adjusted according to inflation? Write it down. Such indexing is provided to reduce the effect of inflation. इन्फ्लेशन का आपके लाइफ से इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए ये इंडेक्सिंग की जाती है, वेजेस को एडजस्ट किया जाता है. फॉर एग्जांपल, अर्लियर यू यूज टू गेट 20,000 रुपीज़ पर मंथ एंड यू वर एबल टू अफोर्ड द अनियंस, पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एंड योर स्कूल चिल्ड्रंस स्कूल बिल्स, एजुकेशन फीस एटसेट्रा. बट नाउ बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन प्राइस राइज हो गया है, तो 20,000 इज नॉट सफिशिएंट टू कैरी ऑन दीज एक्सपेंसेस. Accordingly, your company will also increase your wage in the next year or after next year. तो आप 20,000 से 40,000 कर दिया, so that you can afford these kind of necessities. Okay, so such indexing is provided so that effect of inflation can be reduced. Okay, for example, this is a worker. He is getting ₹100 as a wage. ठीक है, इस वर्कर को 100 रुपये मिल रहे हैं as wage. And inflation in the economy, when we talk about inflation in the economy, it increases to 5%. So the wage of the worker is also increased. Next year, the wage of worker will be ₹105 because of the inflation. प्राइस राइज भी तो 5% बढ़ गया ना, तो अगली बार वेज जो होगा वर्कर का वो ₹105 कर देंगे, इसमें भी 5% इंक्रीज कर देंगे. सो द इफेक्टिव चेंज इन वेजेस इज जीरो. ये जो चेंज है वेजेस में, आप ये नहीं बोल सकते 5 रुपये, बिकॉज दिस 5 रुपीज इज गोइंग टू गो इन टू इन्फ्लेशन. जो प्राइस राइज हो रहा है ये 5 रुपये तो उसी में चला जाएगा. सो द इफेक्टिव चेंज इन द वेजेस विल बी जीरो ओनली. सो इट डज नॉट इंक्रीज और इट डज नॉट डिक्रीज द परचेजिंग पावर. सो इट कैन नॉट लीड टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी. सो रिमेंबर, डिमांड pull inflation is not caused by interest rates increasing, it is not caused by inflation indexing wages. यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया. ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझना था, ठीक है. नाउ वी विल गिव यू सम एग्जांपल्स ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन. कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान आई गेव दिस एग्जांपल इन माय बैच ऑल्सो. द प्राइसेस ऑफ हैंड सैनिटाइजर एंड सर्जिकल मास्क वेंट अप.
वाई, बिकॉज डिमांड इसकी ज़्यादा थी. ओके, आफ्टर पैंडमिक लिफ्ट्स के प्राइस बढ़ गए. वाई? बिकॉज सी, बिकॉज ऑफ द पैंडमिक द पीपल हु वर इम्पैक्टेड, देयर लंग्स वर अफेक्टेड. तो नाउ पीपल फाउंड इट वेरी टफ टू क्लाइंब अप द स्टेयर्स. और आपको पता है गुड़गांव में अपार्टमेंट 17-17 फ्लोर पे होते हैं, 20-20 फ्लोर पे होते हैं, तो सीढ़ियों से चढ़ के जाना इम्पॉसिबल है, और कोविड के बाद तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है. एंड दैट इज़ वाई लिफ्ट्स वगैरह ऑर्डर की गई. ठीक है, ताकि लोग जो है वो उनको कंफर्ट मिले. ठीक है. एंड देन दी गैसोलिन डिमांड ऑल्सो इंक्रीज, बिकॉज लोगों ने ड्राइव करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, अपने सेफ फील करने के लिए वो अपने बंद कार्स में ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू बाइक्स एंड ऑल, बिकॉज हवा ही खराब थी, ऐसा लोगों के दिमाग में वहम हो गया था. तो गैस का भी प्राइस बढ़ गया. सो दीज आर द चेंजेस विच लीड टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन. नाउ गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ कैन यू बीट इन्फ्लेशन. आप इन्फ्लेशन को बीट कैसे कर सकते हो, मात कैसे दे सकते हो. सो इट इज़ एडवाइज नॉट टू इन्वेस्ट इन एफडी, बिकॉज एफडी में जो इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है वो इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग नहीं होता. आज से 10 साल बाद जो इन्फ्लेशन रहेगा उससे आप एफडी का जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा होगा वो बीट नहीं कर पाएगा इन्फ्लेशन को, राइट. एंड सेविंग्स में तो पैसा डालना बेकार ही है, सिर्फ सेविंग अकाउंट में रखा हुआ है. दैट इज वाई इट इज सेड कि यू कैन इन्वेस्ट इन स्टॉक्स. ठीक है, एंड यू कैन इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स, यू कैन इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड्स. नाउ व्हाट एग्जैक्टली आर इंडेक्स फंड्स, ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में काफ़ी बार पूछा गया है कि ये इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं. तो इंडेक्स फंड्स बेसिकली आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स. एक ऐसा फंड जिसके अंदर डिफरेंट स्टॉक्स हैं और बॉन्ड्स है. तो अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका पैसा फर्दर इन स्टॉक्स और बॉन्ड्स दोनों में ही इन्वेस्ट हो रहा है. यू नीड नॉट सेपरेटली गो फॉर इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स. ओके, सो दे रेप्लिकेट अ पोर्शन ऑफ स्टॉक मार्केट or in some cases the market itself. So it's a portfolio, a combination of stocks and bonds. Okay, coming on to the next important topic which is known as disinflation. अब inflation हमने पढ़ लिया. what is disinflation? देखो, inflation means price rise. there is another term called deflation, that means price fall, price में जब fall होता है. but what is disinflation? it is a decrease in the rate of inflation over a period of time. that means you can say inflation is growing. inflation is growing, इन्फ्लेशन बढ़ तो रहा है, बट द पेस ऑफ दिस ग्रोइंग इज, पेस जो है वो स्लो है, धीरे धीरे. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से नॉर्मल इन्फ्लेशन इज कि अनियंस का प्राइस इट वाज लेट्स से 40 kgs, 40 रुपीज़ पर kgs. ओके, देन नॉर्मल इन्फ्लेशन मीन्स कि नाउ इट हैज़ बिकम लेट्स से 90 रुपीज़ पर kg. ठीक है, बट व्हाट इज डिसइन्फ्लेशन? it was 40 rupees per kg. next month it became 42 rupees per kg. then after few months it became 42 rupees per kg. after few months it became 46 rupees per kg. then it became 50 rupees per kg. so inflation is still there, price rise तो हो रहा है, but at a very slow rate. that is your disinflation. उसको हम क्या बोलते हैं? disinflation बोलते हैं. so it is, you can write it down, it is a temporary slowing of the pace of price inflation, that is disinflation. ओके, उसको हम मतलब बहुत मार्जिनल रेट पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है आगे, उसे हम डिसइन्फ्लेशन बोलेंगे. एंड इट कैन बी कॉज्ड बाय रिसेशन. ठीक है, या तो जब कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी यूज होती है आरबीआई की. देखो, इन नॉर्मल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, वी हैव एक्सपेंशनरी पॉलिसी, बट व्हेन इन्फ्लेशन इज ग्रोइंग एट अ स्लो रेट, वी गिव द रीजन दैट बिकॉज ऑफ टाइटनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई दिस डिसइन्फ्लेशन अकर्स. ओके, तो ये कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी के वजह से होता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है. और व्हेन देयर इज रिसेशन, जब आपके जॉब्स लॉस हो रहे हैं, जॉब्स से निकाला जा रहा है लोगों को, काफ़ी भारी मात्रा में रिसेशन हो रहा है, उस केस में भी आप देखोगे कि प्राइस तो राइज हो रहा है बट बहुत स्लो रेट पे, सो दैट यू कैन स्टिल अफोर्ड थिंग्स इन लाइफ. ओके, दैट इज डिसइन्फ्लेशन. Now next question was, there was this student who was asking this question on real GDP and nominal GDP के बीच का difference. What is the difference between the two? देखो, we know that national income जो है, हमारा जो इकोनॉमी का आउटपुट है, ठीक है, नेशनल इनकम ऑफ द इकोनॉमी और द बेसिक आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी, इट इज मेजर्ड थ्रू जीडीपी. ओके, जीडीपी के थ्रू मेजर किया जाता है. आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज जीडीपी सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दी टू कॉन्सेप्ट्स. वी हैव, लेट्स से ओवर हियर, रतन टाटा सर की कंपनी, ठीक है, इन इंडिया. एंड वी हैव एलजी की कंपनी. ठीक है,
रतन टाटा सर की कंपनी विद इन 1 year in India, that is in the boundaries of India, it is making rupees 100. एंड एल जी की कंपनी इज अर्निंग इन इंडिया इन 1 year इन इंडिया, ठीक है, इन द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया इट इज मेकिंग लेट्स से रुपीज 50, ठीक है. सो टोटल जीडीपी वुड अमाउंट टू बी रुपीज 150. So first concept of GDP is within 1 year we have to calculate, and within 1 year the final value of goods and services is calculated. Final value of goods and services within the boundaries of India. तो रतन टाटा सर 100 rupees company and LG rupees 50. It is the final value of goods and services of LG company is 50 within 1 year. Now here you can see that even Indian company and foreign company, इंडिया के अंदर जो भी, चाहे फॉरेन कंपनी की कमाई हो रही हो या इंडियन कंपनी की हो रही हो, इंडिया के बाउंड्री के अंदर जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू है वो कैलकुलेट कर रहे हैं. नाउ लेट्स से दिस इज एन इंडियन सिटीजन, ठीक है, हिज नेम इज, लेट्स से इसका नाम है राजू, ठीक है. ही इज इन दुबई राइट नाउ एंड ही इज अर्निंग सैलरी इन दुबई, एंड उसको मिल रहा है, ही इज अर्निंग रुपीज 200. विल दैट बी इंक्लूडेड इन जीडीपी? He is an Indian citizen. No, because whatever he is making, the final value of goods and services is being done in Dubai. तो वो दुबई के जीडीपी में कैलकुलेट होगा. रुपीज 200 जो होगा that would be included in दुबई का जीडीपी. Okay, so that is why it will not be included here. But when we calculate GNP, जब हम GNP calculate करते हैं उसके अंदर हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट डालते हैं. सो हेयर रतन टाटा सर की कंपनी, इंडियन कंपनी की फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू प्लस राजू की, बिकॉज ही इज एन इंडियन सिटीजन irrespective of where he is earning, that will be included रुपीज 200. बट LG कंपनी वुड नॉट बी इंक्लूडेड बिकॉज इट इज़ अ फॉरेन कंपनी. तो GNP क्या हो जाएगा? 300 हो जाएगा, ठीक है. ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है. नाउ हियर जीडीपी समझते हैं. व्हाट एग्जैक्टली इज जीडीपी? जीडीपी जब यहाँ पर हम देखेंगे रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, यहाँ पर जब हम जीडीपी देखेंगे, इट इज़ अ मोर एक्यूरेट रिफ्लेक्शन ऑफ द आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी देन नॉमिनल जीडीपी. रियल एक्यूरेट प्रोडक्शन है इकोनॉमी के कंडीशन का, ठीक है. एंड नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? इट विल रिफ्लेक्ट रॉ नंबर्स, ठीक है. दैट मीन्स रियल में इन्फ्लेशन इज एडजस्टेड. रियल में इन्फ्लेशन एडजस्ट करके वैल्यू निकाली जाती है, नेशनल इनकम इकोनॉमी की निकाली जाती है इंक्लूडिंग एडजस्टिंग इन्फ्लेशन. बट इन नॉमिनल, बिकॉज इट गिव्स यू रॉ नंबर्स, ठीक है, मोटा मोटा आपको हिसाब देता है, तो इसमें इन्फ्लेशन नहीं कैलकुलेट होता. नॉमिनल में इन्फ्लेशन इज नॉट एडजस्टेड. इन्फ्लेशन, दैट इज द डिफरेंस. इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं होता, इसके अंदर इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं होगा, ठीक है. पॉइंट क्लियर हो गया? दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी. जस्ट लाइक वी स्टडीड इन आवर बैचेस रीर एंड नीर, रीर और नीर पढ़ा था, ठीक है. रियल में इन्फ्लेशन वॉज एडजस्टेड, नॉमिनल में इन्फ्लेशन इज नॉट एडजस्टेड. सेम गोज फॉर here real GDP and nominal GDP also. and इन्फ्लेशन चाहे डिफ्लेशन हो या इन्फ्लेशन हो, सब कुछ एडजस्ट किया जाता है, ठीक है. एंड करेंसी की वैल्यू फिक्स की जाती है, करेंसी की वैल्यू ऊपर नीचे नहीं होती. फिक्स करके इन्फ्लेशन एडजस्ट करके आपको रियल नंबर मिलता है. थ्रू दैट इज मोर एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन, इसलिए कहा जाता है रियल जीडीपी ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक है. सो दैट इज अबाउट जीडीपी हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ अ स्टूडेंट वाज अबाउट सेबी, कि वो सेबी को समझना चाहती थी. देखो सेबी क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. सिक्योरिटीज रिलेटेड टू स्टॉक्स, स्टॉक मार्केट, शेयर, स्टॉक एक्सचेंज, ओके. एंड ये जो सेबी है ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है. तो इसका फंक्शन क्या रहेगा? स्टैट्यूटरी बॉडी का फंक्शन रहेगा कि जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है इस बॉडी में, उनके इंटरेस्ट, उनके वैल्यू को प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है. और सिक्योरिटीज मार्केट को अच्छे से रेगुलेट किया जाए, बिकॉज ये सिक्योरिटीज मार्केट है, शेयर स्टॉक मार्केट है, तो ये उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है, ठीक है. फर्दर अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेबी इज कि इसमें एक चेयरमैन रहता है और कुछ होल टाइम और पार्ट टाइम मेंबर्स रहते हैं, विच आर हेल्पिंग द चेयरमैन टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज एंड स्टॉक एक्सचेंज मार्केट. तो इसमें बिकॉज इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इसके पास सेम पावर है जो एक सिविल कोर्ट को दिए जाते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन इज अग्रीव्ड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इट कैन गो टू, और स्टॉक मार्केट रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस, इट कैन गो टू सेबी फॉर ग्रीवेंस रिड्रेसल, ओके. और इनका जो ऑर्डर या डिसीजन रहेगा, अगर आप उस ऑर्डर से खुश नहीं हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में फर्दर अपील कर सकते हो. अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अंडर सेबी देर इज अनदर ट्राइब्यूनल विच हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड विच इज नोन एज SAT, सिक्योरिटीज एपीलेट ट्राइब्यूनल. इससे भी सेबी के डिसीजन से अगर आप खुश नहीं हो तो उसको फर्दर रिड्रेसल करने के लिए, फर्दर आपकी ग्रीवेंस को सॉल्व करने के लिए यू कैन गो टू SAT,
ठीक है। एसएटी में भी 2 मेंबर्स होते हैं और प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। तो ये तो बात रही मोटी मोटी सेबी की, बट इसके फीचर्स, इसके फंक्शंस क्या हैं? देखो, ये हाफ जुडिशियल बॉडी है, बिकॉज आई टोल्ड यू इट हैज़ द सेम पावर एज दैट ऑफ सिविल कोर्ट, तो ये जुडिशियल बॉडी भी हो गई। एंड इट इज़ अ लेजिस्लेटिव बॉडी ऑल्सो, वाई? बिकॉज इट रेगुलेट्स द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। तो ये लेजिस्लेटिव बॉडी भी हो गई क्योंकि रेगुलेशन भी कर रही है और ये आपके ग्रीवेंस को सॉल्व भी कर रही है, तो ये जुडिशियल बॉडी भी हो गई। ठीक है, ये इंक्वायरीज भी कर सकती है, रेगुलेशंस भी ड्राफ्ट कर सकती है, पेनल्टीज भी लगा सकती है और वर्डिक्ट भी दे सकती है, बिकॉज सिविल कोर्ट जैसी इसके पास पावर है। और 3 कैटेगरी के लोग हैं जिनके इंटरेस्ट को ये प्रोटेक्ट करती है। इशूअर्स मीन्स इशूअर्स जो कि अपने सिक्योरिटीज़ और शेयर्स को इशू करते हैं। इन्वेस्टर्स जो कि उन शेयर सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। इंटरमीडियरीज जो कि बीच के मिडल मैन होते हैं, जो इन इन्वेस्टर्स और इशूअर्स को एक लात करते हैं, दैट मीन्स इनके बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, जो छोटी छोटी एजेंसीज होती है जिनके थ्रू लोग सिक्योरिटीज और एक्सचेंज मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वो इंटरमीडियरीज हो गए। ठीक है, एंड अब तो सेबी ने एक ऐसा एक्ट भी बनाया है विच इज़ नोन एज सिक्योरिटीज लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2014, जिसके थ्रू सेबी मनी पूलिंग भी कर सकती है। जैसे आप कमिटी डालते हो ना, चिट फंड डालते हो, ठीक है, उसमें क्या करते हो आप पैसे को पूल करते हो ना, एक जगह सब मेंबर्स चिट फंड के या कमिटी के पूल करते हैं, आप किटी डालते हो, राइट? तो उसमें आप पैसा यहाँ पर सब लोग पूल करते हो, जिसको जैसी रिक्वायरमेंट होती है इंटरेस्ट पे उसको वो पैसा लोन पे दिया जाता है। तो मनी पूलिंग स्कीम एक सिक्योरिटीज लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2014 के तहत सेबी अब मनी पूलिंग भी कर सकता है वर्थ ₹100 करोड़ और मोर। ठीक है, और अगर वो पैसा अगर आपने नहीं वापस किया तो ऑब्वियसली नॉन कंप्लायंस के लिए आपके एसेट को सीज करके रख लिया जाएगा, ताकि वो पैसा वहाँ से बरामद किया जा सके या निकाला जा सके। ठीक है, एंड सेबी बिकॉज एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, तो सर्च एंड सीजर ऑपरेशंस भी कंडक्ट कर सकता है सेबी, अगर आप इसके किसी भी रूल का उल्लंघन करते हो या वायोलेट करते हो। ठीक है, तो दीज आर द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शंस, एंड बिकॉज इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इट्स अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। ओके, नाउ अनदर इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट इज सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, बट इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे बिकॉज काफ़ी लंबा हो गया है ये क्लास, है ना? तो आप इस लेक्चर को एक बार फिर से देखकर अपना रिवीजन कीजिएगा, एंड देन आफ्टर दैट वील कवर दीज टॉपिक्स इन दी पार्ट 2। सो आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा। ऑल्सो गेट योर हैंड्स ऑन दिस बुक बिकॉज इंडियन इकोनॉमी के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स PYQs में आए हैं और रिपीटेडली आए हैं। तो अगर आप इस बुक से इंडियन इकोनॉमी प्रिपेयर कर रहे हैं तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल एंड हेल्पफुल फॉर यू। प्लस इफ यू वांट टू एनरोल इन आवर संकल्प रिवीजन ऑन आर्ट एंड कल्चर बैच विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 17th April, यू कैन एनरोल टुडे बिकॉज 14th April लास्ट डेट है इसमें एनरोल करने का, एंड द लिंक इज गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपने आज की सेशन बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। ऑन दिस नोट वी आर रैपिंग अप द क्लास। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड एवरीवन। थैंक यू सो मच।